हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजित कुमार। हमने कल के वीडियो में न्यूक्लियाई का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था। आज हम लोग न्यूक्लियस से हल्का आगे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर। दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस था? तो एटॉमिक मास नंबर में क्या होता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम था, लेकिन एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक मास नंबर को एएमयू से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो वह एएमयू होता क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बन के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 एएमयू के इक्वल होता है, और 1 एएमयू इक्वल टू होता है आपका 1.67 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर? अब हम लोग हल्का आगे देखते हैं। एक्स जेड ए। एक्स आपका एटम या एलिमेंट, ए आपका हो गया यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर, और जेड आपका हो गया एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल लिया जाए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका ऊपर हम लिखते हैं 23। तो यहाँ पे 23 एटॉमिक मास नहीं है, यह आपका होता है एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अगर इसमें देखा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा जी? तो 11। अगर इसी में देखा जाए कि आपका एटॉमिक मास नंबर एक कितना है? 23। अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इस 23 में क्या बोलते हैं हम लोग कि नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो 23 में पी भी है और एन भी है, और पी की संख्या दिया हुआ कितना? 11। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11। तो 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा जी? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि प्रोटॉन की संख्या दिया रहेगा, एटॉमिक मास नंबर दिया रहेगा, हमें फाइंड करना होगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रॉन के बारे में न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आपका कहां पे है? तो न्यूक्लियस का एक पार्ट। और न्यूट्रॉन के बारे में सर्वप्रथम 1932 में एक साइंटिस्ट हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बेरिलियम का एटॉमिक लिया। इन्होंने बेरिलियम का एटम लिया, जिसको हम लिखते हैं 4 बेरिलियम 9। इसका मतलब भी आपको बतलाया, ये 4 मतलब बेरिलियम का क्या है? एटॉमिक नंबर। 9 क्या है? तो बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर। इस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया, अल्फा पार्टिकल से बमबारी किया। किस पे? बेरिलियम पे। तो इससे उनको क्या प्राप्ति हुई? न्यूट्रॉन। क्या प्राप्ति हुई? न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन प्राप्ति हो गई तो यहां पे क्या हमको मिलेगा? तो देखिए, हमने पढ़ा है इसको, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 4 और 2 दोनों का, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 4 और 2 6, नीचे क्या आपका है? 0। तो हमको बैलेंस करने का क्या लिखना पड़ेगा? 6। ऊपर चलते हैं, 9 और 4 कितना? 13। यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? 12। तो आप बताइए कि 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो कार्बन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन। तो इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम पर हीलियम को जब इंसिडेंट कराया, बमबारी कराया, तो उससे किसकी प्राप्ति हो गई? न्यूट्रॉन की। साथ में किसकी आया? तो कार्बन। ये आपका क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल। और ये आपका क्या हो गया? बेरिलियम। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यह जो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन होता है आपका केंद्रक में, और यदि यह केंद्र से बाहर होता है तो यह अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और यदि यह अनस्टेबल होता है तो इसको पर अगर मान लेते हैं
कि अनस्टेबल होने के कारण यह आपस में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और ब्रेक करने के दौरान पुनः क्या करता है, तो प्रोटॉन की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति? प्रोटॉन की। साथ में बीटा कण, साथ में यह बीटा कण निकालता है। और एक चीज अब मान लेते हैं बीटा कण निकाला, तो देखिए इसको बैलेंस किया जाए, क्या बैलेंस है, और साथ में क्या करता है, एंटी न्यूट्रिनो क्रिएट करता है। क्या? एंटी न्यूट्रिनो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यह आपका हो गया न्यूट्रॉन, यह हो गया आपका प्रोटॉन, यह आपका प्राप्त हुआ बीटा पार्टिकल, और यह साथ में आपका मिल गया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का क्या कैरेक्टर, मतलब क्या करता है यह। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, वह चार्ज क्या होता है, उदासीन होता है, अर्थात यह न्यूट्रल होता है। चार्ज आपका न्यूट्रल होता है, किसका? न्यूट्रॉन का, उदासीन होता है। और उदासीन होने के कारण यह किसी भी एटम के न्यूक्लियस को बिना किसी डिफ्लेक्ट किए हुए क्रॉस कर जाता है। अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है, वह न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका उपयोग हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं, न्यूक्लियर फिजन में करते हैं। अब इसका चार्ज क्या होता है, तो चार्ज तो हमने बता दिया न्यूट्रल अर्थात जीरो, उदासीन होता है। इसका मास क्या होता है, अगर इसका मास देखा जाए तो इसका मास लगभग 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। अब इसको यह लगभग इक्वल होता है आपका 1 AMU का। 1 AMU हमने पढ़ा था अभी, यह लगभग 1 AMU के इक्वल होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिंबल क्या होगा न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का सिंबल हमने लिख चुका है 0N1। 0 मतलब उसका चार्ज उदासीन न्यूट्रल, N न्यूट्रॉन, ऊपर में क्या है, क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया कि इन्होंने एक नाइट्रोजन का एटम लिया, और नाइट्रोजन का एटम 7N40, और इस पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से बमबारी की। किस पे? नाइट्रोजन पर। और इससे उनको प्राप्ति हो गई प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को या तो हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर लिख सकते हैं, या 1p1 भी लिख सकते हैं। अब इसको देखा जाए 7 to 9 है कितना, 1, कितना बच गया आपका 8। ऊपर देखिए 4, 14, 4, 18, इधर कितना आपका 1, कितना बच गया आपका 17। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। लिख लिया जाए, यह आपका हो गया नाइट्रोजन, यह आपका अल्फा पार्टिकल, यह आपका हो गया ऑक्सीजन, और यह आपका हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है? तो प्रोटॉन का एक कैरेक्टर क्या है कि प्रोटॉन को यदि किसी एक एटम के ऊपर इंसिडेंट कराया जाता है, तो यह दूसरे एटम में परिवर्तित हो जाता है। देखा जाए कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि हमने ले लिया मरकरी, पारा, और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, एटॉमिक मास नंबर 200। इसके ऊपर यदि हमने अल्फा पार्टिकल, हमने प्रोटॉन को हमने इंसिडेंट कर दिया 1s1 या 1p1 भी लिख सकते हैं, तो इसके बाद यह क्या करता है, साथ में अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। तो अल्फा पार्टिकल मीन्स 2 हीलियम 4। देखा जाए 80 और 1, 81, यहां क्या है 2, यहां क्या बच जाएगा आपका 79। ऊपर देखा जाए 201 और 201, यहां क्या है 4, यहां क्या बच जाएगा आपका 197। तो 79 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो ऑरम, जिसे आप लोग जानते होंगे गोल्ड। तो लिख लिया जाए यहां पर
यह आपका हो गया मरकरी, यह हो गया आपका प्रोटॉन, यह हो गया आपका गोल्ड, और यह हो गया आपका अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन जो होता है, तो प्रोटॉन का सिंबल तो देखिए ये 1H1, या आप इसे 1P1 भी लिख सकते हैं। अब इसका मास, तो इसका भी मास आपका अप्रोक्सीमेट 1.6746 या 49 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 1 AMU। क्लियर? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि न्यूक्लियस का शेप, न्यूक्लियस का साइज और न्यूक्लियस का डेंसिटी। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो साइंटिस्ट का मानना था क्या कि जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है, आकृति होता है, वह आपका एस्फेरिकल माना गया है, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल माना गया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज। तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? अगर मान लेते हैं इस पूरे को हमने न्यूक्लियस मान लिया, न्यूक्लियस, अगर यह न्यूक्लियस आपका है तो मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका सेंटर से मान लेते रेडियस होगा, रेडियस मान लेते हैं यार। अब इसका विचार किया जाए कि न्यूक्लियस का साइज किस पर डिपेंड करता है, तो हमने आपको बताया था क्या कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अगर बहुत छोटा केंद्र होता है, बहुत स्मॉल स्पेस लेता है, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। अगर मान लिया जाए कि जब वॉल्यूम छोटा है तो इसका मान लेते हैं कि दो हम न्यूक्लियस लेते हैं, एक ले लेते हैं, मान लेते हैं नाइट्रोजन, और एक ले लेते हैं सोडियम। तो नाइट्रोजन और सोडियम, तो जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है आपका 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक मास नंबर 14। अगर हमने एक ले लिया आपका सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास नंबर आपका 23। अब दोनों में देखा जाए वॉल्यूम, अब इसमें देखिए तो 14 जो है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन P+N, ए में क्या होता है तो P+N, तो ये 7, इसमें भी कितना आपका 7। अगर इसमें देखा जाए 23, तो इसमें P आपका है 11 और N की संख्या कितना हो जाएगा 3। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें देखिए तो आपका 7 7 14 अब 11 12 23, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर तो नहीं है, दोनों का वॉल्यूम में तो चेंजिंग आ गया। तो वॉल्यूम किस पर निर्भर कर रहा है, तो उस एटम के न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। अगर जिस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होगी, उसका वॉल्यूम भी अधिक होगा। अतः अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, फिर सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन को देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो आपका वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, वो किस पर निर्भर करता है, मास नंबर पर निर्भर करता है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आप जान चुके, पढ़ लिए होंगे, 4/3 πr3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। यहां पे क्या लिखेंगे ए। अब देखा जाए तो 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये आपका क्या है
आर सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, आर, तो हम लिख सकते हैं आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 उधर ऊपर जाएगा तो 8⁻⁴। अब यहां से यहां ये अगर मान लेते हैं कि आर प्रोपोर्शनलिटी आप पढ़ चुके हैं, यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं। तो R इज इक्वल टू यहां पर कांस्टेंट के रूप में हमने R0 दे दिया, R0 8⁻⁴। इसलिए यही आपका हो गया, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस सिर्फ निर्भर करता है उसके एटॉमिक मास नंबर पर। वेयर R0 क्या है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि R0 आपका क्या है, तो R0 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियाई के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया R0, और इस R0 का वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। आपने 9th में और 11th में पढ़ चुके होंगे फेंटोमीटर, वही आप लिखा हुआ फर्मी, और 1 फेंटोमीटर इसको होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं या में 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। और हम लोग अब आगे इसके देखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे जी, डेंसिटी क्या होता है, आप लोग डेंसिटी में पढ़े होंगे कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। तो हमने यहां पे लिखा है डेंसिटी किसका, तो न्यूक्लियस का। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, और डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो। तो लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के मास के यहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे या ए में से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बता चुके हैं कि यहां पे मास नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मास लिखा हुआ है, अर्थात मास इसको लिखा होगा एटॉमिक मास नंबर इंटू AMU अपॉन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πRQ। A इंटू AMU अपॉन 4/3 πR। और R का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके थे, क्या निकाले थे, R0 इंटू A के पावर 1/3, और पूरा का पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत, आगे चलिए। A/4/3 इंटू AMU पाई इंटू R0, तो R0 के पावर भी क्या होगा 3, और यह 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा A। तो हम लोग इस A को A से क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद ऊपर में सिर्फ बच गया आपका AMU अपॉन, नीचे आपका हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू R0 Q। तो हम लिख सकते हैं AMU का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं 1.67 इंटू 10⁻27। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, और R0 का वैल्यू हमने अभी पढ़ा 1.2 फर्मी, अर्थात 1.2 इंटू 10⁻15 का
होल क्यूब। जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू अप्रॉक्स में आपका आएगा 2 × 10⁻17। क्या इन लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, अर्थात केजी पर मीटर क्यूब। अब हमने यहां तक पढ़ चुके तो हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻17 केजी पर मीटर। यह जो हमने लिखा यह सभी न्यूक्लियाई के लिए, सभी न्यूक्लियाई का जो डेंसिटी होता है लगभग 2 × 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब देखा जाए कि डेंसिटी जो होता है वह डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम क्या ले रहा था, बहुत छोटा ले रहा था। अगर वॉल्यूम छोटा तो डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों एक दूसरे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। इसका हल्का कंपेयर हम लोग करना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वाटर का डेंसिटी, तो वाटर का डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब देखिए वाटर का डेंसिटी के रिस्पेक्ट न्यूक्लियस का डेंसिटी अप्रॉक्स 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर है। तो आज तक के लिए इतना ही काफी। और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था जिसमें हमने डेंसिटी पढ़ा, साइज पढ़ा, शेप पढ़ा, और इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन, और जिसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में बतलाइएगा।